हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू आर ऑल फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पीएचडी कर रहे हैं जेआरएफ के थ्रू, तो कितनी फेलोशिप है, क्या क्राइटेरिया है जेआरएफ टू एसआरएफ का, क्या प्रोसेस है, कैसे जेआरएफ शुरू होता है, कितना अमाउंट होता है, इन सब चीजों के बारे में आज आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। टेन्यूर कितना रहता है, सब चीजों के बारे में। ठीक है। सो आप फटाफट से नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे हमारे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तमाम कोर्सेज मौजूद हैं। और आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक एंड बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब भी हमारा जेआरएफ क्लियर होता है उसके बाद हमारे मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि भाई हमने जेआरएफ निकाल लिया, अब इसके बाद करना है तो करना क्या है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। और जिनका जेआरएफ नहीं क्लियर हुआ उनको भी हमेशा ये मन में सवाल होते हैं कि जेआरएफ के बाद कितना पैसा हमको मिलने वाला है। और ये पैसा देखकर लोग, बड़े बड़े बच्चे मोटिवेटेड होते हैं, तो इतना फेलोशिप मिलने वाला, फिर तो जेआरएफ करके रहेंगे। तो ज़रूरी है आपके लिए सब चीज़ें जाननी। ठीक है, तो देखिए अब क्या रहता है कि आपका पीएचडी जो है वो अब जेआरएफ लेने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। विदाउट पीएचडी एडमिशन यू कांट गेट एडवांटेज ऑफ जेआरएफ फेलोशिप। ठीक है। सो आपका जब जेआरएफ क्लियर होता है साथ ही में आप यूनिवर्सिटी ढूंढना शुरू कर देते हैं पीएचडी एडमिशन के लिए। तो जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है उसमें ये नहीं कि पहले दिन से आपको आना शुरू हो गया फेलोशिप। देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर कि आपने 22 जून को रजिस्ट्रेशन करवाई है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। ठीक है, मतलब 22 जून से आप उस यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हैं पीएचडी के लिए। उससे पहले आप जो भी इंटरव्यू प्रोसेस सारे गुजर चुके हैं और 22 जून से आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि पीएचडी का पहला दिन है आपका। ठीक है, अब क्या है कि फेलोशिप आपकी इसी डेट से कंसीडर होगी यानी, बट इस डेट को आएगी नहीं आपको। अब समझिए, जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है पीएचडी में उसके बाद आप लोग जाते हैं अपने यूनिवर्सिटी के नोडल ऑफिसर के पास, या नोडल ऑफिसर आपसे कांटेक्ट कर लेता है या आप उसके पास जाएं, जैसे भी। ठीक है, अब उस नोडल ऑफिसर को आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो आपका जेआरएफ अवार्ड लेटर है, जो आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट है, फिल करके अपना कॉन्टिन्यूशन वगैरह, अपना एचआरए कंटिजेंसी और अपना रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रूफ है ना, वो सब प्रूफ्स जो हैं आपको उसको देने हैं। फिर नोडल ऑफिसर जो है वो वेबसाइट के थ्रू ये सब चीज़ें आपकी अप्लाई करेगा। उसके बाद के भी काफ़ी स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आपका एक बेनिफिशियरी कोड जनरेट होता है। बेनिफिशियरी कोड, बस ये जब बेनिफिशियरी कोड आ जाता है इसके बाद से आप समझ लीजिए कि आपका अमाउंट, आपके अकाउंट में पैसे आने के दिन नज़दीक आ गए हैं। हो सकता है इस सारे प्रोसेस को पहले वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे, फिर आपका बेनिफिशियरी कोड जनरेट होगा, आपका स्टूडेंट आईडी है ना, ये सब कुछ होने में आराम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, अब मान लो आपने 22 जून को रजिस्ट्रेशन करवाई थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मान लो आपको सितंबर के महीने में ये बेनिफिशियरी कोड आ गया और ये सारा प्रोसेस डन हो गया, तो सितंबर के महीने में जो आपके अकाउंट में फेलोशिप आएगी ना, वो 22 जून से लेके सितंबर तक की सारी आएगी। ठीक है, जुलाई अगस्त अगर है ना, जैसे मान लो आपका अभी तक आपने 2 ही कॉन्टिन्यूशन भेजे हैं, जून जुलाई अगस्त 3 भेजे, 3 महीने की फेलोशिप आपके अकाउंट में आएगी। ठीक है, क्योंकि सितंबर की फेलोशिप सितंबर खत्म होने के बाद आएगी। मोस्टली क्या होता है कि हर महीने की पहली तारीख, जैसे मान लो 1 से 10 तक का टाइम होता है, जैसे मान लो 1 अक्टूबर को आपने सितंबर का कॉन्टिन्यूशन लेटर, उसका कंटिजेंसी अमाउंट है, जो एचआरए लेटर है, ये सब चीज़ें अपने एडवाइजर से साइन करवा के नोडल ऑफिसर को सबमिट करवा दी। ठीक है, तो मतलब पिछले महीने का ये चलता है। अगर सितंबर एंड हुआ तो आप अक्टूबर में ये सब चीज़ें सबमिट करवाएंगे, है ना, और उसका फेलोशिप आने में भी आपको नवंबर में वो फेलोशिप आए आपकी अगले महीने, मतलब 1-2 महीने ये प्रोसेस पीछे चलता है। समझ गए ना मेरी बात को? इस तरह से ये आपका प्रोसेस चलता है। बट बात यह है कि इसमें कोई अमाउंट आपका कटता नहीं है, एक एक पैसा आपको मिलता है पहले उस तारीख से जिस डेट को आपकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। फाइन, अब ये अमाउंट जो है ये होता कितना है, अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेट्स सी, पहले अमाउंट कम था, एज यू नाउ सबको पता है कि अमाउंट काफ़ी बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये अमाउंट जो है 37,000 है। 37,000 ये अमाउंट जो है ये जीआरएफ के लिए है, और जीआरएफ जो है वो 2 इयर्स के लिए रहता है, 2 इयर्स। ठीक है,
और एसआरएफ का ये अमाउंट 42, ये अभी कुछ नहीं है, ये एक मिनिमम, सिर्फ मैंने ये आपको एक अमाउंट बताई, इसमें अभी हमारा एचआरए कॉन्ट्रीब्यूशन सब ऐड हो गया, ठीक है। ये आपका जस्ट अभी फेलोशिप अमाउंट है। सो एसआरएफ 3 सालों का, उसके नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है, टोटल 5 साल की फेलोशिप बन गई आपकी, ठीक है। अब इसमें मैं आपको पहले एक दो चीजों की जानकारी दे दूं एचआरए और कंटिजेंसी से पहले। वो ये कि जब आप जीआरएफ टू एसआरएफ कन्वर्जन करते हो ना, अब ये जो पहले 2 साल आपकी जीआरएफ चल रही है, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि इन 2 सालों में कोई एक पेपर जरूर लिख लेना, ठीक है। कोई कॉन्फ्रेंस में पेपर दे रहे, अपना सेमिनार अटेंड कर रहे हो, या कोई जर्नल में पेपर, मतलब एक पेपर आप अपना कर लेना। द रीजन बीइंग, कई बार जो एडवाइजर्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, एंड जब आप बोलते हो ना उनको हमारे 2 साल हो गए, हमको जीआरएफ टू एसआरएफ करना है, तो दे विल टेल यू कि कोई पेपर तो हो ना, कि अब मुझे दिखाने के लिए कोई बाहर से बंदा आपका इंटरव्यू लेने आएगा, तो मैं इससे क्या दिखाऊंगा कि आपने 2 सालों में क्या किया, है ना। तो उसके लिए आपने जो पेपर कोई है आपका लिखा हुआ, है ना, कोई कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, कुछ भी, वो मुझे दिखाओ, ताकि मैं उस जो भी बंदा आपका इंटरव्यू लेने आएगा हम उसको प्रेजेंट कर सके कि आपने 2 साल में कुछ ना कुछ किया है, तभी आपका जीआरएफ टू एसआरएफ हम करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूरी है। देखिए, बहुत एडवाइजर्स ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझते, बिकॉज पहले 2 साल आपको सनॉप्सिस सेलेक्ट करना, कोर्स वर्क लगाया, फिर सनॉप्सिस सेलेक्ट किया, फिर लिटरेचर रिव्यू के, इसी में गुजर जाता है। और मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि पहले 2 सालों में आपको पेपर पहले मतलब एक लिख लेना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। द रीजन बीइंग कि पहले 2 साल ना आपको चीज़ें समझने में लग जाती है, तो उस अच्छे लेवल का एक पेपर नहीं आप लिख पाएंगे। अगर आप टारगेट रखें कि पीएचडी के पहले 2 साल में पेपर लिख ले, तो उस लेवल का पेपर शायद आप ना लिख पाए। एक अच्छे लेवल का पेपर जो होता है ना, एक टॉप का पेपर, एक बहुत अच्छी रिसर्च, बहुत अच्छा एनालिसिस वाला पेपर, उसको लिखने के लिए आप पीएचडी का जो आपका 3rd एंड 4th ईयर है, जो आखिरी टाइम है, जब आपका थीसिस किनारे पर आ गया है, तब आप उस पर्टिकुलर मतलब उस काबिल बनते हैं कि आप एक बहुत अच्छे लेवल का पेपर लिख सकते हैं। बट जो पहले 2 साल है ना पीएचडी के, इसमें अभी आप रिसर्च सीख रहे हैं, कोर्स वर्क डन किया, सिनॉप्सिस, लिटरेचर रिव्यू, आपको समझ आ रही है चीजें धीरे धीरे, तो उसमें आप उतने, मेरे अकॉर्डिंगली इतने वो अभी आप काबिल नहीं है पहले 2 सालों में कि आप एक बहुत अच्छे लेवल का पेपर, देखिए पेपर लिखना इज ए इजी प्रोसेस, अच्छे लेवल का पेपर लिखना इज वेरी हार्ड प्रोसेस, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, दोनों में बहुत फर्क है। हर कोई बोल देता है मैंने पेपर लिखा, मैंने पेपर लिखा, बट एक अच्छे लेवल का पेपर लिखना सच में एक इजी प्रोसेस नहीं है। एक पेपर लिखना इजी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो वैसे रिकमेंडेशन तो यही, मैं तो यही बोलती हूँ कि भाई आप एट द एंड में, मेरे एडवाइजर भी मुझे यही बोलते हैं कि पहले आप अपना थीसिस वर्क डन कर लो, और पूरा आपको जब नॉलेज आ जाएगी चीज़ों की, अच्छे से समझ आ जाएंगी, तब हम पेपर लिखेंगे एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर, पीएचडी के एंड वाले सेमेस्टर, ठीक है। तो सही एक प्रोसेस तो ये है, अगर हम एक अच्छे लेवल की रिसर्च कर रहे हैं, अच्छे लेवल का पेपर लिख रहे हैं। बट द थिंग यहाँ पे वही चीज़ हो जाती है ना कि कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं हमको अपने ग्रेड एनहांस करने के लिए, जीआरएफ टू एसआरएफ होने के लिए, है ना। वैसे कोई ऑफिशियली इसका रिक्वायरमेंट नहीं है अभी जैसा, बट ये चीज़ डिमांड की जा सकती है। जो भी आउटसाइडर आपका इंटरव्यू लेने आ रहा है, जीआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेड करने आ रहा है, या आपका एडवाइजर ही आपको बोल सकते हैं कि मुझे कोई पेपर चाहिए, तभी मैं आपका अपग्रेडेशन करूंगा, आपकी डेजिग्नेशन तभी हाइक होगी अगर आप कोई पेपर दिखाओगे, है ना। तो उस कारण वो चीज़ ज़रूरी बन जाती है, तो उसके लिए आपको फिर एक पेपर लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो 2 साल के अंदर अंदर, फाइन। अब ये हो गया। अब इसके बाद द नेक्स्ट थिंग, अब आपका जो एचआरए का स्लैब्स है, मैं वो आपको बता देती हूँ। जो रिवाइज्ड स्लैब्स हैं, 8 से 9% रिवाइज हो चुकी है, ये 9%, 18% और 27%, ये हाइक्ड स्लैब्स है, मतलब ये भी बढ़ी हुई है एचआरए आपकी जो, ठीक है। ये है वो स्लैब्स। अब इसमें आप कर लो कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो ऐसे रीजन में जहाँ पे महंगाई ज़्यादा नहीं है, या जो ज़्यादा डेवलप्ड रीजन नहीं है, वहाँ पे आपको 9% एचआरए मिलेगा, ठीक है। ठीक ठीक एरिया है 18% मिलेगा। जो बहुत डेवलप, जैसे दिल्ली वाली साइड से आप पीएचडी कर रहे हो, महंगाई जहाँ बहुत ज़्यादा है, वहाँ 27% आपको मिलेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन एरिया ओनली, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करके देखेंगे, एक मिनट, हाँ, अगर आप इसको कैलकुलेट, अगर मैं 27% के अकॉर्डिंग करूं, तो 37,000 का 27% लगभग बनता है आपका
9,990 यानी कि 10,000 के अबाउट बन जाता है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है अगर दिल्ली वाली साइड से आप कर रहे हैं, है ना। ये 18% करेंगे तो ये आपका समथिंग 6,660 बनेगा। ठीक है, 9% की स्लैब्स वैसे कम एरियाज में है, जब महंगाई बहुत कम है उन एरियाज में होती है। ज्यादातर 18% की स्लैब चलती है ज्यादातर एरियाज में। ठीक है, तो ये आपका अब ये रहे। अब जो SRF है उस पर ये अमाउंट और बढ़ जाएगा। अब जब आप 42,000 का करोगे ना, 42,000 का जब मैं 27% करूंगी, इट विल बी 11,340, है ना। तो मतलब SRF और बढ़ जाएगा ये। ठीक है, अब मैं सारा अमाउंट आपको साथ साथ में कैलकुलेट करके भी बताती हूँ। देखिए, 37,000 कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, यानी कि 24 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर मैं हाईएस्ट स्लैब यहाँ पे मान के चलती हूँ, जो है आपकी 27% वाली 9,990, 24 महीनों के लिए। कंटिजेंसी में ऐड नहीं अभी कर रही, बिकॉज वो बहुत ही कम अमाउंट है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगी उसका। कंटिजेंसी में इसमें अभी ऐड नहीं, ज़्यादा नहीं है, 20-30 हज़ार से ज़्यादा नहीं है अमाउंट। तो ये हो गया, ये हो गया आपका GRF 2 सालों का। ठीक है, अब SRF इसी कर दे हम, तो SRF आपका 3 साल के लिए। मान लो ज्यादातर बच्चे जिनका GRF होता है कहते हैं मैं 5 साल PhD को लगाने, क्योंकि मुझे फेलोशिप आता रहेगा, धमका देते हैं जान के चीजों को। तो अगर मैं पूरा पूरा एक्यूरेट 3 सालों का ही करूं, तो 42,000 को 36 से मल्टीप्लाई के 3 सालों से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो इसका HRA है 11,340, इसको भी 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये अमाउंट कितना बना। देखिए 37,000 24 से किया, इतना अमाउंट बन गया 9 लाख के अबाउट। ये बन गया आपका 2.5 लाख के अबाउट। ठीक है, इसी तरह अगर SRF करें, ₹15 लाख के अबाउट। ₹4 लाख के अबाउट। ठीक है, अब ये अमाउंट आपका फेलोशिप का देख लो, 5 साल में बनता है। अभी मैंने इसमें कंटिजेंसी ऐड नहीं किया। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ₹30,48,000 की अमाउंट आपका बनेगा, मतलब 30 लाख प्लस अमाउंट ये आपका बन रहा है। ठीक है, कंटिजेंसी जो है हमारी, वो आपकी जो GRF 2 सालों के लिए आपका पर ईयर कंटिजेंसी 20,000 के अबाउट होती है। 20,000 मतलब ये ना 3 महीनों में एक बार मिलती है कंटिजेंसी। तो ये आपकी 20,000 पर एनम के नियर बाय होती है कंटिजेंसी। ठीक है, ठीक है, तो मतलब आप 1 लाख के नियर बाय तो कम से कम वो भी मान लो। तो वही आपका 31-32 लाख के अराउंड जो है इन 5 सालों में अमाउंट बन रहा है, 31-32 लाख, वेरी बिग अमाउंट। तो ये सारा है फेलोशिप का। मैंने आपको सारे क्राइटेरियाज भी समझा दिए हैं इसमें। अगर आपको इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि बड़े बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि क्या हम साथ में जॉब कर रहे हैं तो GRF ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ये UGC की गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में है या गवर्नमेंट में, तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में है, जॉब में है, तो यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि UGC के रूल्स में सीधा सीधा ये चीज़ लिखी गई है कि आप किसी जॉब या पेड कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।